हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सीरीज को यहां पर आगे बढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम भाग 5 और भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है, इन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि प्रेसिडेंट से हमें आर्टिकल से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहां पर आर्टिकल मिल जाता है। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? यह प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करता है और यह बताता है कि प्रेसिडेंट के जो निर्वाचक मंडल है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होगा। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, यहां पर पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां पर यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा की निर्वाचित सदस्य की बात की गई है, तो दिल्ली चाहे पौंडीचेरी, देखिए चाहे तो यूनियन टेरिटरी हो चाहे तो फिर फुल स्टेट हो, दोनों के ही निर्वाचित सदस्य जहां जहां विधानसभाएं हैं सभी के निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो क्योंकि दिल्ली विधानसभा की बात की गई है तो यह ऑप्शन भी यहां पर सही हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर दिल्ली विधानसभा के भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। थर्ड नंबर पर दिया गया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आप जानते होंगे कि विधान परिषद के सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद, किसी भी राज्य में जहां पर भी विधान परिषद है वो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आंसर मिल जाएगा आंसर सी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित यह ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित कीजिए। यहां पर जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया है। आइए देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में है ना मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो यहां पर ए का हो जाएगा 4। इसके बाद सेकंड, राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करें तो प्रेसिडेंट के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 56 में देखने को मिलता है, तो बी का हो जाएगा यहां पर 3। सी देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा सत्र सत्रावसान और विघटन की शक्ति, संसद के सदनों की सत्र सत्रावसान और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति की किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 85 में मेंशन है। सी का हो जाएगा 2। और राष्ट्रपति के पद की सेवा शर्तों की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 59 में उल्लेखित है, तो डी का हो जाएगा 1। अब ये सीरीज देख लीजिए किस ऑप्शन में दी गई है, तो ए का 4, 3, 2 और 1 ये दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है। बैचेस लाइव है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रूट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन में मेरी भी लाइव बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां पर उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप कूपन कोड का भी यूज कर सकते हैं PSSCJ के नाम से, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर 500 रुपीज का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हमें आने वाली एग्जाम में और देखने को मिल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 55 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आर्टिकल 55 की बात की गई।
तो देखिए प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड करता है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है, तो आंसर मिल जाता है यहां पर आंसर ए। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में उल्लेखित है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग या इंपीचमेंट की प्रोसीजर की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में देखने को मिलती है ना। महाभियोग की प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाना या अध्यादेश जारी किया जाना भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में उल्लेखित है। और इसके अलावा राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की जो शक्ति है, संवैधानिक मुद्दों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में उल्लेखित किया गया है। तो ये चारों आर्टिकल याद रखिएगा, काफी पूछे जाते हैं, काफी फेमस है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आर्टिकल 55, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाने वाला ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 143 में उल्लेखित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या इंपीचमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। आप सभी जानते हैं अगर राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब है चाहे तो लोकसभा हो चाहे फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगर महाभियोग एक सदन में आता है तो वहां पर 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास करवाना पड़ेगा। अगर वो एक सदन में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरे सदन में वहां पर वोटिंग होने से पहले प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के पक्ष रखने के बाद सेकेंड सदन में वोटिंग होगी और अगर यहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा रहा है तो प्रेसिडेंट को इसकी सूचना 14 दिन के पहले देनी पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उसको ऐसे ही नहीं हटा सकते। 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे संसद में। ओके, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रोसीजर हमें देखने को मिलती है। आंसर मिल गया हमें यहां पर, आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत के प्रेसिडेंट के संबंध में इनमें से कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा यहां पर सही है। आइए देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रेसिडेंट से उनकी योग्यता के बारे में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि न्यूनतम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर की एज उस व्यक्ति को पूरी कर लेनी चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड देखते हैं, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह बिल्कुल गलत है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्योंकि जहां पर संसद की बात की जाएगी वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी व्यक्ति को लड़ना है तो उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो यह यहां पर हो जाएगा गलत। मतलब ऑप्शन 1 और 2 यहां पर बिल्कुल सही है। आंसर देख लीजिए, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है
तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की बात की गई यहां पर, ठीक है ना, अगर इन दोनों के पद से संबंधित कोई भी विवाद होता है आगे चलकर, तो अंतिम निर्णय भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 71 में किया गया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होकर आ जाते और कुछ भी बाद में विवाद की स्थिति बनती, कुछ भी होता है, उनके एज से संबंधित कोई विवाद है, अन्य योग्यता से संबंधित कोई विवाद है, सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद है, तो फिर अंतिम निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट का होता है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। आंसर डी हो जाएगा। और यह प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया, अगर यह पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट तो अभी आर्टिकल ही है हमारे लिए। तो आर्टिकल 71 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो अंतिम निर्णय भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, यहां पर बात की गई है राज्यसभा की। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के सब क्लॉजेज में किया गया है। आर्टिकल 80 क्योंकि राज्यसभा की बात करता है, राज्यसभा की संरचना की बात करता है। तो राज्यसभा में जो आर्टिकल 80 के सब क्लॉजेज है उसमें यह प्रावधान देखने को मिलता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे दिया गया है? भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है, नॉमिनेट करने का अधिकार है। क्लियर? अन्य आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 71 अभी हम पढ़ के आए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा की संरचना की बात की गई है। 80 में राज्यसभा की बात की गई है। और आर्टिकल 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति, ठीक है, किसको दी गई है? भारत के प्रेसिडेंट को दी गई है। किसका सत्र, सत्रावसान और विघटन? संसद के सदनों का। संसद के दोनों सदनों का सत्र लगवाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भारत के प्रेसिडेंट को दी गई है आर्टिकल 85 के तहत। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो 12 सदस्यों के नॉमिनेशन से संबंधित था। कौन करता है राज्यसभा में? आर्टिकल 80 के तहत प्रेसिडेंट करते। और आर्टिकल 331 भी था संविधान में, जिसके तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का अधिकार भी भारत के प्रेसिडेंट को ही दिया गया था। लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था उसके तहत 2 एंग्लो इंडियन सीटों को अब खत्म कर दिया गया। तो अब राष्ट्रपति नॉमिनेट केवल राज्यसभा में कर सकता है, कितने मेंबर को? 12 मेंबर को। ओके, थोड़ा सा कंजेस्टेड है चीजें, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलती है, भाग 5 में देखने को मिलती है। आर्टिकल भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल आते। प्रेसिडेंट से शुरू होते, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, महान न्यायवादी, उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रोसीजर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से होते हुए सीएजी तक हमें भाग 5 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट आर्टिकल 52 में, यह भाग 5 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आंसर डी हो जाएगा। अन्य पार्ट देखते हैं। तो देखिए, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और भाग 5 संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब संघ की कार्यपालिका की बात करता है, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो कि सेंट्रल में वो आ जाती है लगभग, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट भी भाग 5 में ही शामिल किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है?
तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं संविधान के आर्टिकल 53 के तहत, लेकिन वो केवल नाम मात्र के प्रधान है, जबकि एक्चुअल जो पावर्स हैं, वास्तविक शक्तियां जो हैं सेंट्रल में, वो भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में, जबकि नाम मात्र के प्रधान होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान आर्टिकल 53 के तहत भारत के प्रेसिडेंट है। आंसर सी हो जाएगा। अदर्स आर्टिकल जो हमें यहां पर दिए गए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की पोस्ट है, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 51 ये डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है, नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट आर्टिकल। यह बात करता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा, है ना। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। आर्टिकल 51 नीति निर्देशक तत्वों। ओके, 52 आपको पता चल गया, 53 आपको पता चल गया। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है संविधान का आर्टिकल 54। आंसर डी, सॉरी, आंसर हमारा यहां पर इसका चाहिए था, सॉरी। यहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो आर्टिकल 53 है ना, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो आर्टिकल 54 में अभी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए कौन होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, है ना, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो सभी राज्यों की विधानसभा, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो फुल स्टेट हो, सभी राज्यों की, है ना, सभी राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य, याद रखना यहां पर सब इलेक्टेड मेंबर ही होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, नॉमिनेट मेंबर नहीं हो सकते, केवल इलेक्टेड मेंबर होंगे, ध्यान रखना। संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल मतलब विधान परिषद भी आ जाती है, विधान परिषद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही, चाहे फुल स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, अगर विधानसभा है तो उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो 1 और 3 यहां पर सही है, ऑप्शन बी में हमें 1 और 3 दिया गया है, तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता है। तो आइए पहले आर्टिकल देख लेते हैं सारे। देखिए, आर्टिकल 52 किसकी बात की थी हमने? प्रेसिडेंट का पद है ये, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की थी हमने। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचन। और आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति या पद्धति कैसी होगी। और आर्टिकल 57 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता की। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होता है संविधान के आर्टिकल 57 के तहत। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन अस्तित्व में ना हो,
कोई अर्जेंट कानून लाना हो तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जो कि 6 माह तक लीगल होता है। लेकिन जैसे ही संसद के सत्र आ जाएंगे वापस छुट्टियों से, तब अध्यादेश को संसद के पटल पर रखवाना पड़ेगा और संसद में उसे 6 सप्ताह में पास होना अनिवार्य है। संसद में रखने के बाद 6 सप्ताह में संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है तो अध्यादेश स्थायी कानून बन जाएगा, और नहीं मिल पाता तो अध्यादेश डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अध्यादेश के पहले जो कानून देश में लागू था वही एक बार फिर से लागू होगा। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई। ओके, अन्य आर्टिकल में आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 78 मंत्रिपरिषद दैनिक कार्य या संसद के कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगी, यह उसका कर्तव्य। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करते हुए ही हमें सब क्लॉजेज यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हमने ऑर्डिनेंस की बात की है तो वो आर्टिकल 123 में हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है यहां पर कि 42वें संविधान संशोधन में किस आर्टिकल में, 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए 42वां संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूड किया गया 51A। तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख देखने को मिलता है। जब जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाता है यहां पर आंसर बी। 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्य को कहां पर सम्मिलित किया गया है? आर्टिकल 51A में। भाग पूछे तो भाग 4A में। ओके, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से, बहुत छोटा सा एक टॉपिक, लेकिन 2-3 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम आज के। निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य। तो अब जब आप 11 मूल कर्तव्यों को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है 11 मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे और साथ ही साथ नैतिक गुणों का विकास करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, आदि करना उनका मौलिक कर्तव्य। ओके, आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो ऐसे आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट और मौलिक कर्तव्य से हमें पूछे जा सकते हैं वो यहां पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। एक एक फैक्ट जो उससे रिलेट करता है उनके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल जानकारी दी है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।